नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो लोगों के लिए एक राहत भरी खबर भी है। बिहार में कल से शुरू होगा बालू खनन। आज एनजीटी की रोक खत्म होते ही बालू का खनन शुरू हो जाएगा। फिलहाल सिर्फ 8 जिलों में ही खनन किया जा सकेगा। और आपको बता दें कि पुराने बंदोबस्त धारियों की लीज अवधि इसके बाद बढ़ जाएगी। तो एक राहत भरी खबर, आज एनजीटी की रोक खत्म होते ही बालू का खनन शुरू हो जाएगा। फिलहाल सिर्फ 8 जिलों में ही खनन किया जा सकेगा। पुराने बंदोबस्त धारियों की लीज अवधि इसके बाद बढ़ेगी। लोगों को बालू की बढ़ती कीमत से इसके बाद राहत मिलेगी। तो एक बड़ी खबर बिहार से, जहां पर एनजीटी के रोक के बाद बालू का खनन शुरू हो जाएगा। फिलहाल बिहार के 8 जिलों में खनन की शुरुआत की जाएगी। और ये एक राहत भरी खबर उन लोगों के लिए जो लोग बिहार की बालू की बढ़ती कीमतों से परेशान थे, बालू की किल्लत से परेशान थे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किन 8 जिलों में खनन की शुरुआत होगी और किन 6 में खनन नहीं होगा। देखिए, नवादा, किशनगंज, वैशाली में खनन, बांका, मधेपुरा, बेतिया में खनन की शुरुआत की जाएगी। बक्सर और अरवल में भी खनन की शुरुआत की जाएगी। वहीं पटना, भोजपुर, सारण में खनन की शुरुआत नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि औरंगाबाद, रोहतास, गया में खनन की शुरुआत नहीं की जाएगी। तो ये वो तमाम जिले हैं जहां पर खनन की शुरुआत की जाएगी और जहां पर खनन की शुरुआत नहीं की जाएगी। तो देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार को लेकर, जहां पर एनजीटी के रोक के बाद अब बिहार में बालू खनन की शुरुआत हो जाएगी। इससे लोगों को राहत भी मिलेगी। और देखिए, इस पूरे खबर को लेकर पटना से हमारे सहयोगी रविश नारायण लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, लोगों को एक बड़ी राहत कह लीजिए, लोगों को बालू की किल्लत से एक राहत मिलेगी। जो बढ़ती कीमत से परेशान थे लोग, एनजीटी के इस आदेश के बाद एक बड़ी राहत आम जनता के लिए। जी बिल्कुल, और ये जो एनजीटी ने फैसला लिया है, इस फैसले के बाद जो आम लोग हैं उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि देखिए, जब से यहाँ पे बालू जो है वहाँ का जो खनन है वो बंद था, उसके बाद में जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही थी। और चूंकि बालू जो है वो पूरी तरह से मिल नहीं रहा था, लेकिन अब एनजीटी ने फैसला लिया है कि जो खनन है वो कल से शुरू कर दिया जा सकता है। तो वैसे तमाम जगहों पे जब खनन शुरू होगा तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो कीमतें हैं वो कम होंगी और लोगों को सहूलियत मिलेगी। देखिए, अभी हम जो बालू का जो बाजार है वहीं पे खड़े हैं। अब जरा देखिए कि यहाँ से लेकर के आपके तमाम जहाँ तक नजरें जाएंगी, आपको ट्रैक्टर जो है बालू से लदे हुए मिलेंगे। और ये जो स्टॉक जहाँ पे है वहाँ से लेकर के बाजार में जो ड्राइवर है और तमाम व्यापारी जो है यहाँ पे आते हैं और आने के बाद जो है वो अपना बिक्री के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं। अब जरा आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो कीमत है वो कैसे है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप बालू लेकर के आए हैं? हाँ, बालू लेकर के आए हैं। बालू की कीमत तो जहाँ से उठाते हैं वहाँ पे बालू की कीमत कितनी है? बालू का 4528 रुपये चालान का कटता है और 2750 का प्लस में बालू लेना पड़ता है। बालू का जो कीमत है वो 2700 है। हाँ। और चालान है। अभी आप अगर बेच रहे हैं वो कितने का अभी मार्केट में दाम है? अभी बिक रहा है 9000 पर। 9000। ये आप बताइए कि बाजार में 9000, 10,000, 12,000 तक भी रेट चल रहा है जी। तो ये कल से अगर जब खुलता है तो आप लोगों को कितनी राहत बहुत मिलेगी, क्योंकि जो 4528 पे सरकारी चालान है वो ही लगेगी। बालू का जो 2700 कुछ रुपया खरीदना पड़ रहा है वो बालू हमें नहीं खरीदना पड़ेगा। तो बालू करीब करीब अगर 100 CFT पर माना जाए तो 2500 से 3000 रुपया कम जाएगी। 3000 रुपया तक जो है वो लोगों को राहत मिलेगी। आपका भी बालू है, अभी कैसे चल रहा है? नहीं, हम यहाँ खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा, कितने के लिए आए? कितना महंगा मिल रहा है अभी? अभी तो आपको 9000 10,000 ऐसे बोल रहा है। अभी चालू जब होगा तो रेट तो कमेगा ही स्वाभाविक। कितनी मुश्किल हो रही है अभी? मुश्किल का तो वर्णन नहीं कर सकते, बहुत ही है। पॉकेट पे लोड भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। पॉकेट पे लोड पड़ रहा था। जरा सोचिए कि यहाँ पे 3200 रुपये जो है वो बालू की कीमत है। उसके बाद जो चालान लगता है वो, लेकिन बाजार में जब यही बालू अभी मिल रहा है तो 10,000, 11,000, 12,000 तक। लेकिन
कल से जब खनन शुरू होगा तो ये एक राहत भरा लोगों के लिए कदम लेकर के आएगा। बालू का जो है उठाव ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में पहुंचेगा और कीमतें जो हैं वो कम होंगी। जी बिल्कुल रवि, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सरकार की ओर से कोई मापदंड तैयार किया गया है? चूंकि देखिए बिहार में बालू माफिया कितने सक्रिय हैं वो किसी से छुपा नहीं है, तो क्या कुछ मापदंड, क्या कुछ क्राइटेरिया बनाई गई है जिससे बालू माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके? जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों में जितनी बालू खनन को लेकर के बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है और जो बालू माफिया है जिस ढंग से बालू को लेकर के अवैध व्यापार और खनन करते रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार ने कई फैसले लिए हैं। पहला फैसला है कि वहाँ पे सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहेंगे। जहाँ से बालू उत्खनन होता है सभी जगह जो है CCTV कैमरे से लैस होगा और उसका जो कंट्रोल जो होगा वो वहाँ के जो पदाधिकारी होंगे उनके पास होगा। और खनन की जो रूल है कि अगर ट्रैक्टर पर 100 CFT ही अगर बालू जाना है तो उसको उससे ज़्यादा नहीं लादा जाएगा। लेकिन आज के क्या है कि अगर कोई भी ट्रैक्टर अगर 100 CFT की जगह 150-180 CFT जो है बालू लाद करके वहाँ से निकलती है तो अवैध रूप से खनन होता है। लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया है कि निगरानी जो है वो पुख्ता की जाएगी। जहाँ से बालू निकाली जाती है वहाँ पे CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, पदाधिकारी बैठे रहेंगे और जो चालान काटा जाएगा उसकी मुकम्मल जो है वो निगरानी होगी। तो माना जा सकता है कि एक खतरा है कि फिर से अगर यहाँ पे खनन शुरू हो रहा है तो वो अवैध रूप से या फिर उसकी तस्करी जो है जिस बड़े पैमाने पर हो रही थी उस पर रोकी जाए। लेकिन जिस ढंग से सरकार ने पिछले दिनों बालू माफियाओं पर कार्रवाई की है उससे माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में खनन जब होगा तो थोड़ी राहत लेकर के पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नवादा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पीट कर युवक की हत्या कर दी गई है। ट्रैक्टर चोरी के आरोप में युवक की हत्या की गई। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है। तो एक बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं जहां पर युवक की पीट कर हत्या की गई। ट्रैक्टर चोरी के आरोप में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सुदनपुर गांव का अजान इमरान था जिसकी हत्या की गई। गंगटी गांव में ग्रामीणों ने पिटाई की, जिस पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अनिल विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, शुरुआती दौर में अभी यह जानकारी केवल प्राप्त हुई है कि परिजनों ने पुलिस को यह बताया है कि उनका बेटा जो है सो वेल्डिंग का काम किया करता था और अपने कुछ बकाया राशि को मांगने के लिए वह गंगटी गांव कल देर शाम गया हुआ था। वह घर से कल इतना बोल के निकला था कि वो अपने वेल्डिंग का पैसा लेने के लिए वो उस गांव जा रहा है। मगर उसी दौरान वो परिजनों को ये भी सूचना मिली देर रात कि उसे वहाँ चोरी के आरोप में उसे पकड़ लिया गया है और उसे पीट कर अधमरा कर दिया गया है। बाद में पुलिस ने उसे ग्रामीणों ने सौंप दिया है। बाद में उसे जब इलाज के लिए पकड़ी ब्राह्मण लाया गया और देर रात में उसकी मौत हो गई है। तो परिजनों ने गांव के कुछ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है अपने प्राथमिकी में और पुलिस से गुहार लगाई है कि उन सभी लोगों को जल्द से गिरफ्तार कर फिलहाल कानूनी कार्रवाई की जाए। अनिल देखिए, महज एक चोरी के आरोप में आप किसी की पीट कर हत्या कर दी जाती है, क्या पुलिस का खौफ नहीं है लोगों में? क्या लोग अब कानून को अपने हाथ में लेने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं तो इस बात की हालत जरूर कम हुई है, इसलिए लोग इस तरह से बेपरवाह होकर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि युवक की पिटाई करके फिर बाद में उसे पुलिस को भी सुपुर्द किया जाता है यह कहकर कि वो उसने चोरी किया है। हालांकि घटना जो भी रहा हो वो तो अभी तफ्तीश में ही यह क्लियर हो पाएगा कि आखिर उसकी किस लिए पिटाई की गई थी। मगर फिर भी लोगों के जहन से या पुलिस का खौफ जरूर हट गया है, इसलिए लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि पहले उसे बंधक बनाया गया था, फिर उसके बाद उसकी पिटाई गई थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ जो है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। आवश्यक सूचना। हाल के दिनों में बिहार झारखंड में नदी, तालाब या जलाशयों में बच्चों के डूबने की खबरें आ रही हैं। ज्यादातर मामलों में लापरवाही सामने आ रही है। देखा जा रहा है कि परिजन बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। आपका अपना चैनल तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। उन्हें नहाने के लिए अकेले जलाशयों में न जाने दें। अगर कोई पर्व या त्योहार है और जलाशय में जाना जरूरी है तो अभिभावक बच्चों के साथ जरूर जाएं। अगर अभिभावक पहले से सचेत रहेंगे तो असमय मौत के इस तरह के मामलों को हम रोक सकते हैं।
तो बिहार से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई है। नदी में डूबने से 4 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। तो एक बड़ी खबर बिहार के लिए, नदी में डूबने से 4 बच्चों समेत 6 की मौत। मृतकों में 4 बच्चे शामिल हैं। अरवल में अलग अलग घाटों पर डूबने से 4 की मौत हो गई है। अरवल में 2 बच्चे फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और आपको बता दें कि सिवान के जामू जुमरा में महिला समेत 2 की मौत हुई है। अरवल और सिवान में देखिए, हम आपको 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अरवल में नदी में डूबने से 4 की मौत, वहीं सिवान में नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत। तो बिहार में नदी में डूबने से कुल 6 लोगों की मौत हुई है। और आपको एक आंकड़ा बता दें कि अभी बिहार में 48 घंटे में नदी में डूबने से करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये एक दुखद खबर है बिहार के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरवल और सीवान में बिहार में नदी में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज जिले में 3 अलग अलग जगहों पर डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे के दौरान बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा एक युवक भी डूब गया है। डूबे युवक की तलाश लगातार की जा रही है। सिरसिया गांव में मां के साथ नहाने गया बच्चा भी डूब गया इस दौरान। रामपुर माधो और डुमरिया गांव में बकरी चराने के दौरान एक बच्चा और एक बच्ची डूब गई। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी मृतकों का शव सदर अस्पताल में लाया गया है। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि बिहार में 48 घंटे में कितने लोगों की डूबने से मौत हुई है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। बेतिया लौरिया थाना क्षेत्र में 2 की मौत हो जाती है नदी में डूबने से। कटैया थाना क्षेत्र में भी 2 की मौत होती है नदी में डूबने से। ये 48 घंटे का हम आपको डेटा बता रहे हैं। बेतिया के लौरिया और कटैया थाना क्षेत्र में 2-2 लोगों की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके बाद गोपालगंज के सिरसिया गांव में 2 लोगों की मौत। ये तमाम हम आपको डेटा दिखा रहे हैं। 48 घंटे में बिहार में नदी में डूबने से लोगों की मौत। देखिए, गोपालगंज के सिरसिया गांव में 2 लोगों की नदी में डूबने से मौत हो जाती है। और वहीं रामपुर माधो गांव में 1 की मौत होती है नदी में डूबने से। और देखिए, लगातार बिहार के कई जिलों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। अब देखिए, 48 घंटे का हम आपको डेटा दिखा रहे थे कि किस तरीके से बिहार में नदी में डूबने से लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। तो देखिए, अगर थोड़ी सी भी सावधानी बरतें तो बच्चों और लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। देखिए, हम आपको वो तमाम उपाय बता रहे हैं जिससे आप लोगों की जान बचा सकते हैं। नदी तालाब के किनारे बच्चों को जाने से रोके। ये उन सभी अभिभावकों से अपील है जो बच्चों पर खासा ध्यान नहीं रखते हैं। फिसलन वाली जगहों पर जाने पर खास ध्यान रखा जाए। चूंकि अभी नदियों का पानी उफान पर है, तो इस वजह से फिसलन वाली जगहों पर जाने से बचा जाए। खराब मौसम में नदी तालाब किनारे जाने से बचा जाए। डेंजर जोन को आइडेंटिफाई कर वहां पर बोर्ड लगाया जाए ताकि लोगों को सावधानी रहे कि वहां पर नहीं जाना है। नदी तालाब के किनारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, ये एक महत्वपूर्ण सावधानी है जिससे बच्चों और बड़ों की जिंदगी बचाई जा सकती है। सिवान जिले के बेलवा गांव में गैस सिलेंडर चेंज करने के दौरान अचानक सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिससे 4 लोग झुलस गए। सभी झुलसे हुए लोगों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। 2 की स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान गैस खत्म होने पर सिलेंडर चेंज किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान आग लग गई और सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। भागलपुर के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के कमला कुंड गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक बंदूक और 2 देसी राइफल और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक महिला सहित 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इस्माइलपुर के फुलकिया गांव के रुपेश कुमार और कमला कुंड के चानो यादव उर्फ चंदू यादव की पत्नी कुमकुम देवी शामिल हैं। रुपेश यादव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वह नवगछिया थाना के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए तुलसीपुर निवासी बाले यादव हत्याकांड मामले में भी नामजद आरोपी हैं। कुंड में कुमकुम देवी पति चानो यादव
ये वो घर है, आप जो जानते होंगे सागर यादव हत्याकांड हुआ था, सभी कोई जेल में भी बंद है, उन्हीं के घर में ये रूप छिपा हुआ था। पुलिस टीम पहुंचते हुए भागने की कोशिश किया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बका के बरवल जल विद्युत परियोजना की आधारशिला 2003 में रखी गई थी। इसको लेकर किसानों से जमीन भी ली गई, लेकिन इन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला और किसानों की जमीन पर जल विद्युत परियोजना का फाउंडेशन खड़ा हो गया। हालात ये हैं कि न तो मुआवजा मिल रहा है और न ही इनकी जमीन। राबड़ी सरकार ने बगहा में 3 जल परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, जिसमें एक परियोजना वन विभाग के आपत्ति के कारण रद्द हो गया। 2 परियोजनाओं का टेंडर भी हो चुका है, लेकिन वह फाउंडेशन से आगे नहीं बढ़ सका। ठेकेदार ने भी विभाग की कार्यशैली से नाराज होकर काम बंद कर दिया है। मरने के कगार पर है, जमीन में बुनियाद बन गया, खेती होगा नहीं, कर्ज से आदमी दब गया है, आज तक पेमेंट नहीं मिला। पैसा हम लोग का मिला, लेकिन एडवांस किया उसका उसी तरह रह गया। पूरा पैसा नहीं दिया? पूरा पैसा नहीं दिया और जमीन भी ले लिया? जमीन भी ले लिया। कंपनियों को इसकी निविदा स्वीकृत भी कर दी गई है, लेकिन अब क्या तकनीकी पेच है जिसकी वजह से इस काम को रोका गया है, इस पे आला अधिकारियों से बात की जाएगी और मेरा प्रयास होगा कि अविलंब इस दोनों परियोजनाओं को शुरू करवाया जा सके। वहीं देखिए, बिहार में अब जमीन विवाद के मामलों पर लगाम लगेगी, क्योंकि खेतीहर जमीन की विवाद को सुलझाने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है। जल्द ही चकबंदी के जरिए किसानों के अलग अलग जगहों की खेती की जमीन को एक ही जगह किया जाएगा। सरकार के इस पहल से किसानों को फायदा तो होगा ही, साथ ही जमीनी विवाद में भी काफी कमी आएगी। बिहार सरकार सूबे में जमीन विवाद को रोकने को लेकर हमेशा गंभीर रही है और इसके लिए सरकार अब भूमि सर्वेक्षण का काम करवा रही है। बहुत जल्द चकबंदी कर उन किसानों को एक जगह जमीन का भूखंड उपलब्ध करवा देगी जिनकी जमीन अलग अलग जगह पर है। IIT रुड़की से आई टीम ने भूमि सर्वेक्षण का काम भी लगभग पूरा कर लिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7-8 वर्ष पहले से इस पर एरियल सर्वे किया गया, फिर अभी हम लोग उसका फिजिकल सर्वे कर रहे हैं और अब खतियान बांटने की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। 40 राजस्व गाँव का खतियान हमारा बन चुका है। खतियान जब बट जाएगा तो चकबंदी भी हम लागू करेंगे। चकबंदी लागू करने से ये होगा कि वो चकबंदी गाँवों में लगेगा, न कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में नहीं लगेगा। और वो जोत की ज़मीन का सीमांकन होगा, चकबंदी होगा, जिससे बड़ा प्लॉट बनेगा और किसानों की जोताई बुआई में उसको लाभ मिलेगा। 7 साल पहले शुरू की गई इस कोशिश के बाद न सिर्फ भूमि विवाद में कमी आएगी, बल्कि किसान चाहे तो अपनी जमीन को किराए पर दे सकेंगे, जमीन को बेच सकेंगे। किसान जो कुछ करना चाहे वो बिना किसी विवाद के अपने जमीन पर कर सकेंगे और इस काम को तेजी से करने के लिए IIT रुड़की की टीम के द्वारा एक ऐप भी तैयार किया जा रहा है। वैसे हम एक पोर्टल तैयार करेंगे, उस पोर्टल पे वो रिकॉर्ड आ जाएगा और सीधे किसान को लाभ मिलेगा। वो अपना जमीन उस पोर्टल पे डालेगा कि ये 10 एकड़ का, 2 एकड़ का, 6 एकड़ का मेरा प्लॉट है, इस प्लॉट को मैं किराए पे लगाना चाहता हूँ, इस प्लॉट को मैं बिक्री करना चाहता हूँ। तो जो उसको लेने वाले लोग हैं डायरेक्ट उस नंबर पे जा करके बात करेंगे, बिचौलिए का इसमें से हकमारी समाप्त होगा और किसानों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा, डायरेक्ट उसका मुआवजा मिलेगा। ये लाभ मिलने वाला है। अब ये जानना जरूरी है कि चकबंदी क्या है। तो आपको बता दें कि किसान का अगर 10 जगह जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो उसको एक जगह लाकर उस किसान को चक के रूप में दे दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कमर्शियल और रेट देखा जाता है। साथ ही हर जमीन पर जाने के लिए सड़क पानी की व्यवस्था रहती है। मतलब आप ट्रैक्टर से किसी भी प्लॉट पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में चकबंदी का कानून 1956 में बनाया गया और 1958 में इसके नियम बनाए गए। नियम बनाए जाने के बाद बिहार में 1970-71 में चकबंदी पर काम शुरू हुआ। इस दौरान बिहार में 16 जिला के 180 अंचल में चकबंदी शुरू हुई, जिसमें 28,000 गांव शामिल किया गया। लेकिन 1992 में चकबंदी को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद कैमूर किसान संघ ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय के आदेश के बाद 1996 में चकबंदी
फिर शुरू की गई, जिसमें शाहाबाद क्षेत्र के 4 जिले कैमूर, सासाराम, बक्सर और भोजपुर में काम शुरू किया गया, लेकिन फिर से स्थगित कर दिया गया। अब एक बार फिर सरकार डिजिटल तरीके से चकबंदी करा रही है और बहुत जल्द IIT रुड़की के 200 तकनीकी कर्मियों की टीम बिहार आकर चकबंदी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर काम शुरू कर देगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर पिछले 2 दिनों से बिहार की सियासत की हवा गर्म थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने स्पेशल स्टेटस की मांग पर पूरी स्थिति साफ कर दी है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार को विशेष दर्जे की मांग बहुत पुरानी है और ये मांग आगे भी जारी रहेगी। विशेष दर्जे की मांग पर नीतीश कुमार कायम। मंत्री जी का अपना एक तरीका हो गया कि अब इतना दिन से किए हैं, नहीं सुना गया है। बिहार ने नहीं छोड़ी विशेष दर्जे की मांग। सहायता दी जाए वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े। विशेष दर्जे की मांग को लेकर लगने लगा था कि जेडीयू के तेवर नरम पड़ चुके हैं, जेडीयू थक चुका है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक झटके में तमाम अटकलों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग छोड़ी नहीं है। क्या है तो अब राहत ये दिया जाए, विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है, लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े। शुरू से ही हम लोग कहें राज्य का तो सबसे मांग जारी रहेगी। सब चीज पर कोई मतलब करने की जरूरत नहीं। जो भी केंद्र सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार निर्णय करती है, लेकिन हर राज्य को जहाँ कहीं भी गरीबी है तो उसको सहायता देने का है, तो करने की बात है। आप तो जानते हैं इसके लिए कमेटी भी बनी जब कांग्रेस का शासन था तब भी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो अभी तो इसके बाद का जो एक कमीशन का रिपोर्ट आया था 14वें का, तो उसके बारे में कहा गया कि उसमें नहीं कुछ कहा गया है। तो जो कुछ भी केंद्र को करना है वो तो निर्णय लेना उनका काम, लेकिन हम लोग तो शुरू से जो राज्य है उसका विकास होना चाहिए, तो ये बात है और कुछ। दरअसल 2 दिन पहले बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा था कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर 7-8 साल के रवैये को देखते हुए बिहार अब विशेष दर्जा नहीं बल्कि स्पेशल पैकेज की मांग पर फोकस करेगा। यहां तक कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू कोटे से मंत्री बने आरसीपी सिंह ने भी विजेंद्र यादव की बात को खारिज नहीं किया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि विशेष राज्य के मुद्दे पर उनका स्टैंड आज भी वही है जो पहले था। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हम लोगों ने सर्वसम्मत से वो किया था, तो अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं, तो मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तक लगातार मांग कर भी की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए, अपना काम कर रहे हैं। मंत्री जी का अपना एक तरीका हो गया कि अब इतना दिन से किए हैं, नहीं सुना गया है, तो अब राहत दिया जाए, विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है, लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े। दरअसल संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। केंद्र सरकार अपने विवेक से विशेष राज्य का दर्जा देती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।